हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को अब हम शुरू करने वाले हैं, मेडिवियल हिस्ट्री को जानेंगे। और बात हम करेंगे, जब भी हम मेडिवियल का नाम लेते हैं, मध्यकालीन इतिहास का नाम लेते हैं, तो अक्सर हमारे माइंड में मुगल साम्राज्य आता है और औरंगजेब सबसे सेलिब्रेटेड फिगर, जिसका हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं। बट हम अक्सर भूल जाते हैं कि मध्यकालीन इतिहास दिल्ली सल्तनत से शुरू हुआ और उसको बड़ा कम एक रिस्पेक्ट हम देते हैं, बड़ा कम उसको याद करते हैं। तो बात हम दिल्ली सल्तनत से करेंगे कि दिल्ली में जो सल्तनत आती है, स्लेव डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं, जो नौकरों की एक डायनेस्टी बनती है, कैसी बनती है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये आर्टिकल का नाम है द फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत रूलिंग क्लास इन 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में। क्योंकि हम सब जानते हैं ये दिल्ली सल्तनत बनती है, ये बनी कैसे, तो एक बहुत छोटे से टाइम पीरियड को यहाँ पे एनालाइज करेंगे, क्योंकि पूरी सल्तनत को जानना नामुमकिन है एक छोटी सी वीडियो में। तो जो ये आर्टिकल है हमारे सबसे जाने माने इतिहासकार जो कि इस फील्ड में हैं, उनका नाम है इरफान हबीब साहब। सो इरफान हबीब जी ने बहुत खूब लिखा है इस थ्योरी के बारे में, इस स्टोरी के बारे में। तो चलिए अब अपना जो डिस्कशन है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था 1191 में, 1191 में, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तरई। फर्स्ट बैटल, जो प्रथम युद्ध होता है तराई का। और ये युद्ध किसके बीच हुआ था? ये युद्ध हुआ था शिहाबुद्दीन, जिनको हम फेमसली जानते हैं मोहम्मद गौरी के नाम से। तो मोहम्मद गौरी एक तरफ थे और ये युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ। सो पृथ्वीराज चौहान के साथ ये युद्ध हुआ था। और पहला जो युद्ध होता है इसमें ऑफ कोर्स पृथ्वीराज साहब जीत जाते हैं और गौरी साहब हार जाते हैं, शिहाबुद्दीन साहब हार जाते हैं। एंड देन अगले ही साल आप देखेंगे 1192 में सेकेंड बैटल होता है तरई का। तो दूसरा जो युद्ध है, सेकेंड जो बैटल है तरई का, वो होता है जिसमें अब रिजल्ट उल्टा हो जाता है। पृथ्वीराज साहब इसमें हार जाते हैं और शिहाबुद्दीन साहब इसमें जीत जाते हैं। लेकिन इस बैटल के होने से पहले आप एक बात समझिए कि गौरी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। गौरी एक बहुत ही एक बहुत ही शातिर आदमी था और उसने बहुत चालाकी से, आप देखेंगे अभी हम उसी की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत या भारत में जो एक साम्राज्य आता है वो मोहम्मद गौरी के शुरुआत से ही आता है। हालांकि प्रथम जो राजा बनता है इस दिल्ली सल्तनत का वो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब बनते हैं, बट उसकी जो आधारशिला है, उसका जो एक बेस है, वो मोहम्मद गौरी ने ही दिया। तो मोहम्मद गौरी के बारे में जानना इसलिए अहम हो जाता है। तो मैंने क्यों इसके बारे में बताया, क्योंकि मैं मोहम्मद गौरी की कहानी थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। हमारा जो यहाँ पे मेन सोर्स रहने वाला है, जो हमें एक मेन सोर्स मिलता है जहां से हमें सब जानने को मिलता है, उस किताब का नाम है तबाकत-ई-नासिरी। सो मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत के बारे में जो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज की डेट में है, जो हमारे इतिहासकारों को भी मिली, इरफान साहब को भी मिली, वो एक किताब से मिली जिसका नाम है तबाकत-ई-नासिरी। और ये किताब तबाकत-ई-नासिरी ये लिखी थी मिनहाज सिराज ने। मिनहाज ए सिराज, मोहम्मद सिराज, हमारे गेंदबाज, सुना होगा आपने। तो मिनहाज ए सिराज, इन्होंने किताब लिखी तबाकत-ई-नासिरी, और मिनहाज सिराज मोहम्मद गौरी के ही समय के हैं। जरा सोचिए, इतनी प्राचीन किताब है, लगभग 1000 साल पुरानी किताब, और ये एक ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है दिल्ली सल्तनत को जानने के लिए। हालांकि इस किताब के ऊपर कई टिप्पणियां हुई हैं, कई इतिहासकारों ने लिखा भी है, जैसे इतिहासकार है बर्नी साहब। तो बर्नी ने भी इस किताब को स्टडी करा और 100 साल बाद मिनहाज के लिखा इसके बारे में।
और ऐसी आगे चल के एक हम इतिहासकार के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है इसामी। इसामी भी एक इंपॉर्टेंट इतिहासकार है। निजाम उल मुल्क, निजाम उल मलिक, ये भी एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है जो कि दिल्ली सल्तनत के बारे में काफी कुछ जानकारी देते हैं। तो तबाकत ए नासिरी ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तबाकत ए नासिरी आपको कई राजाओं के कार्यकाल के बारे में बताती है। गौरी से शुरू होके फिर वो कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ जाती है। इनफैक्ट बलबन को भी उसने लिखा है, इल्तुतमिश उससे पहले जो आते हैं उसको भी उन्होंने लिखा है। तो ये थोड़ा सा ऑथेंटिक सोर्स है जिसपे हमने चर्चा करनी है। अब मैं आपको मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं क्योंकि वहीं से एक आधार बनता है। तो देखिए मोहम्मद गौरी, जैसे कि आप जान भी रहे नाम में गौरी आ रहा है, तो गौरी कोई कास्ट नहीं है, गौरी एक ट्राइब है। सो ये जो गौरी है ना, ये एक ट्राइब है, एक जनजाति है जो कि आज का अफगानिस्तान जो है वहां पे गोर करके एक इलाका है और ये गोरियन ट्राइब वहीं से बिलोंग करती है। तो आज का जो अफगानिस्तान आप देखते हैं, आज के अफगानिस्तान में एक गोर करके प्रोविंस पड़ता है, गोर करके एक इलाका पड़ता है, वहीं पे ये ट्राइब रहा करती थी। उसके साथ साथ वहां पे एक और ट्राइब थी जिसका नाम था खालजी। ये खालजी ट्राइब है। तो किताबों में ऐसा देखने को मिलता है कि गोरियंस यहां अफगानिस्तान कैसे पहुंचे। तो प्राचीन समय की बात है, ज़ैहाक करके एक राजा हुआ करते थे। ज़ैहाक के बेटे जो थे तो वो एक पर्शियन राजा जिनका नाम था अफरीदून, वो अफरीदून से भागते हुए शरण लेने गए, अपनी जान बचाने गए ज़ैहाक के बेटे। और जब वो यहाँ आए, इस गोरियन इलाके में आए, तब उन्होंने वहां पे बसना शुरू किया और तब से वहां पे गोरियन ट्राइब जो है आई। ये तो प्राचीन कहानी है काफी। और ज़ैहाक जो थे पर्शियन अरेबियन एम्पायर थे, तो अरब से भाग के आए थे, पर्शियन एम्पायर थे, उनके बेटे थे। और अफरीदून जो है ईरान के थे, ईरान पर्शिया जो भी आप माने। तो एक बात तो इसमें क्लियर है कि जो ये गोर है, जब अफगानिस्तान ऐसा कुछ था नहीं बना हुआ, तो गोर वाला इलाका ईरानियन डायनेस्टी का ही पार्ट हुआ करता था, ईरानियन एरिया का ही हिस्सा माना जाता था। और अगर हम यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में बात करें, जो गोर में रहती थी आसपास के गजनी, गजनी जो है एक इलाका, आपने सुना होगा गजनी, इसलिए इसको महमूद गजनी भी बोलते हैं कई लोग। मोहम्मद गौरी को आपने कई बार नोट किया होगा। तो गजनी जो है गोर के पास एक इलाका है। थोड़ा सा ज्योग्राफी समझना इसका जरूरी है। मान लीजिए ये अफगानिस्तान है, मान के चलिए, तो यहाँ पे गोर है, यहाँ पे गजनी है, आसपास का इलाका है। एक इलाका आपको उरुज़गान मिलेगा, उरुज़गान, जहां पे गर्मसेर करके एक इलाका है जो काफी प्रख्यात इलाका है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जब ज़ैआक आए, उनके बाद जब लोग बसे, तो अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्राचीन काल से ही लोग सिडेंट्री हुआ करते थे। सिडेंट्री का मतलब यह है कि एक जगह पे बसने वाले। अब आपको पता है कि एक इतिहास रहा इंसानों का कि हम बसते नहीं थे पहले, जब कभी घर नहीं थे, जब उस समय मकान नहीं हुआ करते थे, तो हम नोमैड्स हुआ करते थे, है ना, हम भटकते, कबीलों की तरह भटक गए। आज यहाँ ठहर गए, कल कहीं और ठहर गए, और कोई व्यवस्था नहीं है। बट यहाँ की खासियत ये थी कि यहाँ पे गोरी में, अफगान प्रोविंस में प्राचीन काल से लोग सिडेंटिज्म को मानते थे। एक जगह पे ठहरने की व्यवस्था यहाँ पे थी, जो यहाँ पे इनको अलग बनाती है बाकी लोगों से। तो ये रहा थोड़ा सा इसके पॉपुलेशन के बारे में जो जानना चाहिए। तो अब अगर हम उस पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को देखें कि ये गोरी में, ये अफगानिस्तान में उस समय नहीं था, आज के डेट में कह रहे हैं, वहां पे आबादी कैसी बटी हुई थी, क्या कास्ट सिस्टम था, क्या हुआ करता था। तो वहां पे आप देखेंगे अगर, तो एक ट्राइब थी गोरी ट्राइब। गोरी आप ऐसे मानिए कि एक हाई क्लास, एक उच्च कोटि की ट्राइब। और एक थी खालजी ट्राइब या खिलजी ट्राइब।
अब खिलजी जब मैं कह रहा हूं तो आपके माइंड में एक नाम आ रहा होगा, बहुत खतरनाक बादशाह, आपने पद्मावत देखी हो। एक ऐसा राजा जिसने बिल्कुल स्टोरी बदल दी और दिल्ली सल्तनत का जो एक परचम था उसकी कहानी को पीक तक ले गया। और वो राजा कोई और नहीं, वो राजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो सवाल ये उठता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है जो आगे चल के आएगा, क्या ये इसी खालजी ट्राइब को बिलोंग करता था, जो हजारों साल पुरानी ट्राइब है जो पहले से गौर में रह रही है? क्योंकि मोहम्मद तो क्या एक कनेक्शन दिख रहा है मोहम्मद गौरी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच, ये जानना, यहाँ पे अब अपना सेंस लगाइए। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट ओनली फैक्ट्स। आप केवल तथ्यों को रट के इतिहास नहीं जान सकते, आप उसके बीच की कहानी को, उस लिंक को देखना स्टार्ट करिए। तो क्या ये जलाउद्दीन खिलजी देन अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी डायनेस्टी आती है आगे चल के, क्या इसका कुछ लिंक बन रहा है मोहम्मद गौरी के साथ, जो पता नहीं 300 साल पहले आके चला गया? क्या कुछ लिंक है? 300 मतलब 100 साल, 150 साल पहले। तो अक्सर इस पर काफी विवाद है। आपका इतिहासकार कहते हैं कि ये जो खालजी है और ये जो खिलजी है, आप मिक्स ना करें। और इस पे कई टिप्पणियां हुई हैं, जिसमें एक इतिहासकार है वो कहते हैं कि जो खालजी थे ना, ये टर्क्स थे। ये कौन थे? टर्क्स थे, टर्की से आए थे, ये टर्क्स लोग थे और ये कैटल ब्रीडर्स हुआ करते थे। ये जो खालजी लोग हैं ये बेसिकली गाय का चारा, पशुपालन करना, ये सब करा करते थे। मिनर्स एक इतिहासकार है, वो मना करते हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि खालजी और एक और शब्द वो देते हैं, हम उनसे कंफ्यूज हो रहे हैं कि। तो अब इसमें देखिए, अब उस डिबेट में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य दिल्ली सल्तनत है। बट अब ये एक ट्राइबल जो सेटिंग है जो गोर में देखने को मिल रही है, इसको थोड़ा सा समझना आप स्टार्ट करिए। तो अब शुरू करते हैं हम और बात करते हैं मोहम्मद गौरी से। ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि मोहम्मद गौरी किस एरिया से आ रहा है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसको जानना जरूरी है। और मोहम्मद गौरी की अगर मैं बात करूं, वो किस परिवार को बिलोंग करता था? वो बिलोंग करता था शिशबनी फैमिली को। तो जो डायनेस्टी थी, वो परिवार जो था गौरी का, वो शाहबनी परिवार। इट्स नॉट शिशबनी, इट्स शाहबनी। तो शाहबनी परिवार से, नाम में ही शाह आ रहा है देखिए, तो लगता है कि एक हाई कास्ट, एक रॉयल, एक लैविश लाइफस्टाइल का बंदा था। तो शाहबनी फैमिली से आता था, शाहबनी डायनेस्टी थी मोहम्मद गौरी की बेसिकली। और जो गौरी के, गजनी के या गोरी के जो पहलवान होते थे, पहलवान मतलब आर्मी कमांडर्स, आर्मी ऑफिशियल्स, वो शिशबनी परिवार से लिया करते थे। तो शिशबनी गौर में, शिशनी गौर में एक हाई कास्ट के इलीट सेक्शन समझो, एक ऊंचा वर्ग समझो, वो था। शिशनी के साथ आप देखेंगे करमिल, एक और फैमिली यहां हुआ करती थी, करमिल करके। तो करमिल, ये आगे चल के यहीं से मलिक लोग आएंगे। मलिक कौन होता है? नोबल लोग, जो दरबार में बैठता है राजा के। तो करमिल परिवार से भी जो है लेना शुरू किया आगे चल के गौरी ने। और आप ये भी देखिए, गौरी जो है वो खालजियों को भी लेता था। ऐसा नहीं है कि हाई कास्ट के बंदों को अपने दरबार में बैठाऊंगा, या जो ऊंचे परिवार से आते हैं, ऊंचे ओहदे से आते हैं, उन्हीं को अपने आर्मी में भर्ती करूंगा, उन्हें से पहलवानी लूंगा। ऐसा नहीं करता था मोहम्मद गौरी। आप यकीन नहीं करेंगे, एक साइटेशन भी है कि मोहम्मद गौरी ने खालजियों को लिया, उनको भी अपनी आर्मी में भर्ती किया। मलिक आते हैं खालजी से, ऐसा नहीं है। बट मोहम्मद गौरी आगे चल के अपने स्लेव लोग भी अपॉइंट करना शुरू कर। अभी स्लेव कौन है? ये वही स्लेव है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत की। और यही जो एक स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गौरी का ही दास था। तो स्लेव बेसिकली वो लोग जो बाहर से अपॉइंट किए गए, बाहर से लो ओरिजिन के समझो, जिनका ओहदा नीचे था। और अगर एक तरफ गोरियन ट्राइब है, तो आप दूसरी तरफ इन स्लेव्स को समझिए, इन दासों को समझिए। गोरियन ट्राइब जो ऑथेंटिक अफगानिस्तान के हैं, आप ये मानिए। स्लेव जो मोहम्मद गौरी अपॉइंट करेगा, और बाकी के लोग
और यही स्लेव है जो आगे चल के भारत में कब्जा करेंगे। गोरियंस अपना अफगानिस्तान में मस्त रहेंगे, ये स्लेव जो गोरी लेगा वो आगे चल के भारत में शासन करेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो फिर भारत आया वो बसी गया यहाँ पे और उसने एक नई सल्तनत बना दी। तो क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसने वो स्लेव लिए, क्यों उसने वो बाकी लोग लिए जब उसको सब मिल रहा था, शिशबनी परिवार था, करमिल परिवार था, क्यों उसने वो स्लेव लिए? बात तो ये है ना। तो अब उसको हम थोड़ा सा डीप तो अब हम बात करेंगे गौरी के कार्यकाल की। जब गौरी आता है तो वो कैसे जो है अपना एक्सपेंशन करता है, कैसे वो आगे बढ़ता है। तो मोहम्मद गौरी से अब कहानी शुरू करेंगे, क्योंकि मोहम्मद गौरी ही है जो भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला लाता है। तो मोहम्मद गौरी को जो उसका असल नाम था वो था शिहाबुद्दीन। उसका असल नाम जो था वो था शिहाबुद्दीन। तो शिहाबुद्दीन साहब के जनाब की बात करेंगे। अक्सर देखिए कई डिबेट्स आपको मिलेंगी, कई अफवाहें आपको इनके बारे में मिलेंगी, बट उसमें पढ़िएगा मत। मैं फिर कहूंगा सोर्सेस पे जाइए, आप पढ़िए तब आप जानेंगे उनके बारे में। ओके, मोहम्मद गौरी से शुरू करेंगे। और सबसे पहले इनको 1173 में, देखिए पहले तो आप टाइम समझिए। भारत में दिल्ली सल्तनत जो आती है वो 1206 में आती है और 1526 तक भारत में दिल्ली सल्तनत थी इंडिया में, है ना। तो हम ये जानेंगे कि 1206 में अक्सर ऐसा हुआ क्या कि भारत में आ गए। 1206 में ऐसा क्या हुआ कि भारत में दिल्ली सल्तनत बनी, हम ये जानेंगे। तो उससे पहले के समय को थोड़ा सा जानेंगे। तो 1173 की बात है। मोहम्मद गौरी को गजनी मिला, गजनी का इलाका मिल गया। गजनी गॉट किससे मिला? अपने भाई घियासुद्दीन से। तो घियासुद्दीन उस समय के राजा थे, उनसे इनको गजनी का इलाका मिला। उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपेंशन करना, युद्ध करना शुरू किया। और 6 साल के बाद 1179 में, 89 में, गजनी जो है मुल्तान को कैप्चर कर देते हैं। मुल्तान को कैप्चर कर लिया और अब ये जो टोली है, ये जो गजनी है, अब ये भारत की तरफ कदम रखना शुरू कर रहा है। मुल्तान को जब कैप्चर किया तो वहां का जो वो वली बनाते हैं, वली मतलब गवर्नर समझो, वो एक आदमी है जिनका नाम है अली करमक। अली करमक साहब अगेन ये गोरियन थे। कौन सी ट्राइब के थे? गोरी ट्राइब के थे, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो हाई ट्राइब है, ऊंची ऊंचे दर्जे, उच्च कास्ट के जो है। तो अली करमक को इन्होंने अपना गवर्नर बना दिया, मुल्तान उन्हें सौंप दिया। इसके बाद मुल्तान को जब कैप्चर किया तो 1184 में, जस्ट 5 साल बाद मुल्तान जब कैप्चर हुआ तो उन्होंने सियालकोट को भी कब्जा लिया। तो अब और करीब आ रहे हैं भारत के, है ना, सियालकोट वही पाकिस्तान वाला एरिया, और करीब आ रहे हैं। और यहां पे किसको उन्होंने सौंपा? हुसैन करमिल। हुसैन करमिल, तो ये वही करमिल ट्राइब है जो गोरी ट्राइब के साथ थी, जो हाई गोरी नहीं है सब, ये गोरी एक बड़ी कास्ट है जिसमें अलग अलग कास्ट आ रही है। तो करमिल, शिशहनी, ये ऊंची ट्राइब्स हैं। तो आप देखिए हुसैन करमिल, हुसैन करमिल जनाब को इन्होंने सियालकोट जो है सौंप दिया। फिर भी नहीं रुके और आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे सियालकोट को कब्जाने के बाद इन्होंने तबार हिंद के एरिया को भी कब्जा दिया। तबार हिंद, भटिंडा आपने सुना होगा, उसी को कहा जाता है, भटिंडा के पास इलाका है। तो भटिंडा कब्जा दिया आप देखिए। और भटिंडा जब कब्जाया तो उसको उन्होंने दिया जियाउद्दीन को। ये जियाउद्दीन कौन है? बेसिकली जियाउद्दीन ये काजी थे, आप काजी समझ सकते हैं, अगेन ऊंची दर्जे का आदमी है, तो उनको सौंप दिया। अब हुआ क्या, इन सारी एरियाज को कैप्चर करने के बाद, इन सारी एरियाज को कैप्चर करने के बाद उनका कारवां आगे तो बढ़ा,
और फिर 91 में, जिसका हमने जिक्र किया, तराई का युद्ध हुआ, तराई का बैटल हुआ और हार गए। और जब 1191 में वो लूज हो गए, वो हार गए, तो आप यकीन नहीं करेंगे, इमेजिन करिए, मन में सोचिए, एक युद्ध का मैदान है, महाभारत का, चलो मान लीजिए एक युद्ध का मैदान चल रहा है, मोहम्मद गौरी हारा हुआ पड़ा हुआ है, उसके जीवन की अब कोई भरोसा नहीं है, उसको एक तीर लगा, मर गया, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। बट क्यों नहीं मरा वो, आपको पता है? क्योंकि उस मोहम्मद गौरी को बचाने वाला, उसकी जान को बचाने वाला एक खलजी था। तो एक खलजी नौजवान ने, एक खलजी यूथ ने, एक खलजी युवक ने उस पड़े हुए गौरी को उठाया और उसकी जान बचाई। जरा देखिए, जिस गौरी ने मुल्तान, सियालकोट, तबार हिंद जैसे इलाके इन गोरियंस को देना, वो जो उसने दिया गोरी को, उन गोरी में से किसी भी एक बंदे ने उसे नहीं बचाया। और वो जो कैटल ब्रीडर है, वो जो पशुपालन करने वाले खालजी लोग हैं जिनकी मैंने बात करी, उस बिरादरी का एक युवक आता है और बचा देता है मोहम्मद गौरी को। अब यहां से आप देखेंगे उसका एटीट्यूड बदलता है और लोअर कास्ट के प्रति भी अब वो एक सांत्वना या एक उसका एक केयर, कंसर्न देखने को मिलेगा। एंड देन आप देखिए अगले साल फिर वो जीता भी, उसका एटीट्यूड बदला ना, अगले साल पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया उसने, और तब भारत में उसका कब्जा होना शुरू हुआ। अब इतना तो था ही, फिर अगले साल वो जीता जिसकी मैंने बात करी, और इंडिया में उसका दबदबा शुरू हुआ। अब यहां पे एक ट्विस्ट आता है, अगर मोहम्मद गौरी चाहता तो वो भारत में जा सकता था, वहां शासन कर सकता था, लेकिन वो होता है ना, हमें घर से अपना एक अटैचमेंट होता है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आपका जो गांव है, जो नेटिव इलाका है, जो पैतृक जमीन है, जो भी आपका एरिया होता है, उसकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। तो गोरी के साथ भी ये काम था, शिहाबुद्दीन के साथ भी ये हुआ। वो चाहता था तो भारत में शासन करता, खुश रहता, बट उसने ऐसा नहीं किया। वो वापस लौट गया और वापस अपने गजनी में चला गया, क्योंकि उसको अपने इलाके में रहना पसंद था। तो अब सवाल ये है कि भारत में यहाँ पे अब कौन अपने जो है डोमिनेंस को बढ़ाएगा? तो यहां से उसने क्या किया, जो उसने स्लेव लेना शुरू किया, जो उसने टर्क्स को, है ना, इन स्लेव्स को अपॉइंट करना शुरू किया, गौरी ने उन स्लेव्स को भारत में कहा कि तुम यहाँ कंट्रोल करो, मुझे समाचार देते रहना, मैं अपने यहाँ रहूंगा आराम से मस्त। तो यहाँ पे एंट्री होती है कुतुबुद्दीन ऐबक साहब की। कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक धीरे धीरे करके भारत में इनका आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ पे एंट्री हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है अपॉइंट किया गया एज अ वली, एज अ गवर्नर। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में अल्टीमेटली दिल्ली सल्तनत में राज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि गोरी वापस चला गया और सारा जो एरिया है, सारा जो भी कंट्रोल करा हुआ इलाका है, सारा जो है स्लेव को दिया, ऐसा भी नहीं था। इनफैक्ट कुछ गोरियंस को, जो इस अफगानी जो ट्राइब्स हैं, इन कुछ करमिल को, कुछ है ना गोरी को, कर्मक ट्राइब को वो देता है इलाके ऐसा इकता। अभी इकता क्या है इसको हम बाद में जानेंगे, आप ऐसे समझिए कि एक इलाका दे देना जो राजा देता था। तो कुछ इलाके दिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन गोरियंस को, इन हाई कास्ट के लोगों को भारत के दर्शन कभी नहीं हुए, इनको भारत का इलाका कभी रूल करने के लिए नहीं मिला। मिला है, बहुत कम मिला है, जैसे बदाऊं एक इलाका मिला है, बट मेजॉरिटी जो इलाके गए हैं वो स्लेव्स को ही गए हैं, जो बाहर से जो मोहम्मद गौरी अपॉइंट करते हैं। और आप देखेंगे भी आगे चल के कि जैसे हुसैन करमिल थे, इनको सियालकोट मिला, इनको मोहम्मद गौरी ने बाद में ट्रांसफर कर दिया और इनको अफगानिस्तान में एक एरिया दे दिया। तो आप समझ रहे हैं कि क्या टेंडेंसी देखने को मिल रही है कि इन कोरियन ट्राइब्स को,
इन अफगानी ट्राइब्स को गौरी अपनी तरफ बुला रहा है और जो एरिया वो कब्जा रहा है उसमें स्लेव्स को रख रहा है, स्लेव्स को अपॉइंट कर रहा है। क्यों रख रहा है वो पता नहीं, अब वो रीजन समझिए। अब देखिए थोड़ा सा उस रीजन पे आइए। जो शिशनी परिवार था मोहम्मद गौरी का, शाहबनी डायनेस्टी से जब गौरी आते हैं तो उसमें एक परंपरा थी। उसकी एक परंपरा ये थी कि आप जो भी एरिया कब्जाएंगे आप उसको अपने भाईचारों में, भाई लोगों में, परिवार में बांटोगे। जैसे मान लीजिए आपने लाहौर कब्जाया, आपने मुल्तान कब्जाया, तो उसमें से अपने छोटे भाई को लाहौर दे दीजिए, दूसरा एरिया अपने पास रखिए, तीसरा अपने भाई को दे दीजिए। यहाँ पे मोहम्मद गौरी लालची हो गए। उन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है, मेरा वट है, मैंने कब्जाया है, मैं ही शासन करूंगा, तो अपने परिवार में ना बांटना पड़े। इस चीज को करने के लिए उन्होंने बाहर से लोगों का पॉइंट किया। देखिए क्या टेंडेंसी है। और ये वही गौरी है जिसको गजनी अपने भाई से मिला, घियासुद्दीन से। तो इसलिए मोहम्मद गौरी इतने स्लेव्स अपॉइंट करने लगा, इतने इन लोगों को अपॉइंट करने लगा। टर्क्स तो ये थे क्योंकि टर्की से बाहर से ले रहा है, इन स्लेव्स को टर्क्स कास्ट के होते थे, टर्की थे, थर्की टर्की। और ऐसा इरफान साहब लिखते भी हैं अपनी किताब में कि मोहम्मद गौरी इनको अपने बच्चों की तरह प्यार करता था, इतना कंसर्न दिखाता था इन टर्क्स के प्रति। आप देखेंगे कि जब 1196 में 1196 में ऐबक गुजरात पर अटैक करने जाता है, ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो गुजरात में अटैक करने जाता है। तो मोहम्मद गौरी भैया इसको अपनी आर्मी दे रहा है, अपने बंदे दे रहा है, जिसमें से गोरियन कमांडर्स भी हैं, टर्की कमांडर्स भी हैं, खालजी कमांडर्स भी हैं, ताकि इसकी हेल्प हो सके। तो इतना कंसर्न दिखाना। और दो यहाँ पे स्लेव्स और थे, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, बहुत सारे स्लेव थे जिसमें से हम नाम ऐबक का जानते हैं। दो स्लेव और थे जो गौरी के थे जिसका बहुत नाम है। एक का नाम था नसरुद्दीन कुबाचा और दूसरे का नाम था तजुद्दीन यल्दौज। तो बहुत सारे स्लेव थे जिसमें से तीन ही सबसे पावर में राइज होते हैं, तीन सबसे प्रिय थे मोहम्मद गौरी के। एक तो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, हम सब जानते हैं, जो भारत में आगे चल के आएंगे 1206 में। क्योंकि 1206 में आप देखेंगे गौरी की डेथ हो जाती है, ही डाइड। तो उसका फायदा ऐबक उठाता है और भारत में शासन करता है। दो और स्लेव थे जिनका नाम था, एक का नसरुद्दीन कुबाचा और दूसरे का तजुद्दीन यल्दौज। ये भी काफी प्रिय थे मोहम्मद गौरी के। इनफैक्ट तजुद्दीन यल्दौज को तो गजनी से भारत तक का जो रास्ता है उसका कंट्रोल दे दिया गया। यल्दौज तुम एक काम करो, गजनी से भारत जो रास्ता जा रहा है, अफगानिस्तान से भारत जो रास्ता जा रहा है, उसका तुम ही शासन करो, तुम ही कंट्रोल करो। और नसरुद्दीन कुबाचा को मुल्तान और ऊंच का एरिया दे दिया गया, मुल्तान एंड ऊंच। क्योंकि हमने बात करी अली करमक को तो उसने भेज दिया ना, अली करमक भी ट्रांसफर हो गया आगे चल के। तो फिर मुल्तान का एरिया पहले तो गया नसरुद्दीन ऐतम के पास, तो मुल्तान का एरिया पहले गया नसरुद्दीन ऐतम के पास। और ऐतम साहब भी अगेन इनकी डेथ हो जाती है बैटल में। और उस बैटल में जब इनकी डेथ हो जाती है तो तब से फिर मुल्तान का एरिया इस स्लेव के पास, नसरुद्दीन कुबाचा के पास चला गया। और ऐसा कहा जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो नसरुद्दीन कुबाचा के दामाद थे, सन इन लॉ, दामाद थे, ऐसा कहा जाता है। तो नसरुद्दीन कुबाचा को ये मिल गया एंड यल्दौज को वो पूरा रूट मिल गया। अब हम बात थोड़ा सा इस वीडियो को एंड करने के लिए करेंगे कि कैसे शिहाबुद्दीन के मरने के बाद, मोहम्मद गौरी के मरने के बाद, कैसे ये स्लेव लोग जिनको गौरी ने उठाया कैसे ये धोखा खफा करेंगे, कैसे ये अब पावर में राइज होंगे, थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। फिर बाकी कहानी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो देखिए 1205 में गौरी मर जाता है, गौरी डाइड। जब वो वापस अपने गजनी लौट रहे थे तब उनकी डेथ हो गई, सिंपल रीजन।
अब हुआ क्या, जब गौरी मरे तो एक तरफ हो गए ये गोरियन ट्राइब, अफगानी ट्राइब, एक तरफ हो गए गोरी थे खालजी, एक तरफ हो गए, है ना, जो कि गोर के थे, अफगानिस्तान के थे, और दूसरी तरफ ये टर्क्स हो गए, ये स्लेव्स हो गए, जिनको मोहम्मद गौरी ने टर्क बाहर से मंगवाया था और ऑक्यूपाई किया था। अब ये लोग कह रहे हैं, गोरी लोग, खालजी लोग, कि हम जिसको बोलेंगे वो राजा बनेगा हमारा। अब ये टर्क बोलने लगे, नहीं नहीं भैया देखो ऐसा है, गौरी हमारे भी मालिक थे, हमें भले बाहर से मंगाया, हमारा भी कनेक्शन है, आप होंगे अपने अफगानिस्तान के, बट मोहम्मद गौरी हमारा भी सरदार था, तो जिसको हम बोलेंगे वो अब अगला राजा बनेगा भाई साहब। ये अब इन दोनों ग्रुप्स के बीच झगड़ा होने लग गया कि कौन अब राजा बने। और आप यकीन नहीं करेंगे, दोनों ने कत्लेआम करना शुरू कर दिया, खत्म, कत्लेआम हुआ। और 1215 में आप देखिए, जो कुबाचा थे, ससुर कुतुबुद्दीन ऐबक के, वो मर गए, उनको मार दिया गया, डाइड। तो अब ये होने लगा कि जो आपसी सहमति थी इन दोनों लोगों के बीच, अब वो एक रिश्ता खराब होने लगा। इनफैक्ट आप ये देखेंगे कि इन टर्क्स के अंदर भी मतभेद हैं, मतलब ठीक है टर्क्स और गोरी तो चल रहा है इनका मतभेद, बट इन टर्क्स के अंदर भी मतभेद होना, कड़वाहट होना शुरू हो गई। क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक आए तो हुआ क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक जो खुद एक स्लेव है, खुद एक नौकर हैं, वो अपने स्लेव एक्स्ट्रा अपॉइंट करने लग गए। थोड़ी शर्म करो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने भी स्लेव्स को अपॉइंट करना शुरू किया अपने अंडर, कि भाई अब मैं राजा हूं ना, मेरे अंडर कोई होना चाहिए। अब जो खुद किसी के अंडर है वो किसी और को भी रखने लग गया। तो ऐबक के स्लेव, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो नौकर हैं, जिनको कुतुबी टर्क्स कहा जाने लगा, और जो मेन स्लेव हैं, जो ओरिजिनल जो आए थे, जो मोहम्मद गौरी ने अपॉइंट करे थे, जिनको हम मोइजी टर्क्स कह रहे हैं, जिसमें से कौन कौन आते हैं, ऐबक आते हैं, यल्दौच आते हैं, कुबाचा आते हैं, ये लोग, इनके बीच भी अब झगड़ा होना शुरू हो गया, कत्लेआम होना शुरू हो गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, इसका फायदा खालजी ने उठाया। और 1200 खालजी में एक राजा थे जिनका नाम था, एक सरदार टाइप के प्रोमिनेंट फिगर समझो, इनका काफी वट था, उनका नाम था मोहम्मद बख्तियार खालजी। मोहम्मद बख्तियार खालजी, इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया, इस झगड़े का, और अपना रास्ता बना दिया कि इनको लड़ने दो, लड़ते रहेंगे अपना कि कौन राजा बनेगा, मैं फायदा उठाता हूं। तो इस बंदे ने क्या किया, बंगाल में, अब देखिए कहां अफगानिस्तान कहां बंगाल, ये बंगाल चला गया, ये बिहार चला गया। उस समय बंगाल, बिहार, बंगाल एक बड़ा एरिया होता था, और वहां पे अपना इन्होंने जो है अपनी खुद की डायनेस्टी बना दी, खुद का एक अपना किंगडम बना दिया, जो कि 1227 तक रहता है। तो 1227 तक रहता है, 25-26 साल मस्त बंदे ने रूल किया, चला गया, उसका तो उद्देश्य पूरा हो गया। और फिर 1227 में ही तजुद्दीन यल्दौज, इनको भी मार दिया गया। तो ये सारी चीजें होने लगी, इनके बीच डिफरेंसेस होने लगे, कुतुबी टर्क्स अलग हो गए, मुइज्जी टर्क्स अलग हो गए, गोरी वाले स्लेव अलग हो गए, कुतुबुद्दीन वाले अलग हो गए, आपस में लड़ रहे हैं, इस बंदे ने फायदा उठा लिया। तो एक ऐसा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो है अब शुरू होने लगा, और कंडीशंस कुछ ऐसी बनने लगी कि एक शांति नहीं थी। क्यों ये हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, राजनीतिक तौर पे एक स्थिरता नहीं थी, और इसका फायदा इन लोगों ने उठाया जो अपना मस्त रूल करके चले गए। अगर मैं मोहम्मद बख्तियार खालजी की बात करूं, तो ये बंदा पहले सोल्जर के लिए ऑडिशन, जैसे इंडियन आइडल ऐसे मानो, इसने सोल्जर के लिए ऑडिशन दिया कि भाई मैं सोल्जर बनना चाहता हूँ, एक सैनिक बनना चाहता हूँ, नहीं हो पाया, रिजेक्ट हो गए। गजनी में भी रिजेक्ट हो गए, फिर दिल्ली गए, तो यहाँ ट्राई मार लेता हूँ, यहाँ सैनिक बन जाऊंगा, दिल्ली में भी रिजेक्ट हो गए। तो इस बंदे ने कहा कि भैया बहुत हो गया, किसी के अंडर नहीं काम करूंगा, अपना खुद काम करूँ, तो स्टार्टअप समझो, इस इकोसिस्टम में ढल गया ये बंदा। तो ये सारी चीजें हुई, और कुतुबुद्दीन ऐबक फिर फाइनली
1206 में आते हैं और भारत में दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन जो है, जो एक धारा है, वो शुरू होती है। कत्लेआम हुआ, ये सब हुआ, और यहां से आप देखेंगे कि भारत में दिल्ली सल्तनत का एक उदय होता है। और 1206 में दिल्ली सल्तनत इसकी शुरुआत होती है। अब इसके बाद की कहानी क्या है, इसके बाद होता क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा और आप जान पाए होंगे पीछे के रीजंस क्या है और कहानी कैसी चल रही है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के कुछ जो राजा आगे चल के आएंगे, जैसे इल्तुतमिश जो 1210 में आएंगे, और इल्तुतमिश को ही असली राजा माना जाता है क्योंकि ऐबक तो 4 साल रहता है बस, और वो भी एक एक्सीडेंट से मर जाता है। आई थिंक गोल्फ खेल रहा था, कुछ तो खेल रहा था, उससे उसकी डेथ हो गई थी। तो इल्तुतमिश से बात स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर रजिया सुल्तान जो केवल 4 साल 1236 से 40 तक रहती है, कुछ ज्यादा उनका नहीं रहता, बट यस छोटा समय था, बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद बलबन का थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि बलबन ने कैसे कत्लेआम किया, ये सब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और जानेंगे। सो टिल देन गुड बाय, थैंक यू।